कर सकते। ठीक है, तो वन बाय वन वी विल सी कंटेम्पररी वीमेन रोल मॉडल इन इंडिया। आप पिक्चर सबको दिख रहा होगा, पिक्चर देखते ही थोड़ा सा अचरज भी लगता होगा, अरे वो जो महिला बैठी है उसका अगर हम ड्रेसिंग देखें तो हमें पता है कि गांव के जैसे है, राजस्थान साइड की महिला है और कंप्यूटर के सामने बैठी है, तो देख के थोड़ा अचरज जरूर लगा होता। किसी को पता है ये कौन महिला है? कभी आपने देखा है इनको, कभी इनके बारे में कुछ पढ़ा है, जाना है? एनीवन? ओके, शायद किसी को पता नहीं होगा। तो उनका नाम है नवरोती देवी। तो ये नवरोती देवी है, नवरोती देवी, शी इज फ्रॉम अजमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। अजमेर राजस्थान में एक जिला है, उसमें एक किसी देहात से, मतलब किसी विलेज से ये महिला बिलोंग करती है। शुरुआत में तो वो काम करती थी, स्टोन कटर थी, मतलब जो पत्थर फोड़ते हैं ना लोग, एक जमात हमारे यहाँ पे है, हमारे देश में है, दे आर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड। तो उस कम्युनिटी से थी जो कम्युनिटी पत्थर फोड़ने का काम करती थी। मतलब रास्ते पर हम लोग देखते हैं जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है या कुछ भी काम चालू होता है, तो जो लोग पत्थर फोड़ते हैं उनको हर एक स्टेट में शायद अलग अलग नाम से पुकारते होंगे। जैसे आपको पता है महाराष्ट्र में उनको हम बेलदार करके पुकारते हैं। ये बहुत ही रेयर कम्युनिटी आजकल दिखाई देते। तो उस कम्युनिटी की वो महिला थी, और हालांकि हमें पता है कि पत्थर फोड़ने का काम करती तो नेचुरली उसका एजुकेशन तो कुछ नहीं हुआ होगा। सो शी इज बेसिकली इलिटरेट, वो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, है ना। और कोई भी फॉर्मल एजुकेशन है, वो फॉर्मल एजुकेशन उस महिला ने नहीं लिया था। तो वो जब पत्थर फोड़ने का काम करने के लिए जाती थी तो उनको ये पता चला कि काम करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर मजदूरी देने में भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेंसी उसको दिखाई दी कि वो तो भाई पुरुषों को मजदूरी अलग देता है और महिलाओं को मजदूरी अलग देता है। तो ये महिलाओं को वो बात कुछ सहन नहीं हुई, तो उसने उसके ऊपर मतलब वहां पे संघर्ष उसका शुरू हो गया कि महिला भी उतना ही काम करती है लेकिन उनको आप मजदूरी कम क्यों देते हो। देखो, एक अनपढ़ महिला, एक गांव की महिला, एक सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड महिला, लेकिन उसको भी ये पता है कि इक्वल काम के लिए इक्वल मजदूरी होनी चाहिए, उसको नहीं मिली। फिर उसका संघर्ष वहां से शुरू हो गया। फिर उसने उसके ऊपर आवाज उठाई, अपने जैसे जो और महिलाएं थी उनको इकट्ठा किया, उनको समझाया कि ये हमारा हक है, अगर हम उतना ही मेहनत करते हैं, अगर हम वही काम करते हैं जो पुरुष काम करते हैं, तो हमें कम मजदूरी देने का इनको अधिकार नहीं है। फिर उसने जाके एक एनजीओ के साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट तक वो गई, सुप्रीम कोर्ट तक उसने अपना जो है वो केस लड़ा। वो केस जीतने के बाद उसको जो है उसको न्याय मिल गया, और इस संघर्ष के दौरान उसका इमेज जो है सभी लोगों में बहुत अच्छा इमेज हो गया कि ये महिला कुछ कर सकती है। फिर उसके बाद उस महिलाओं को, वो जो गांव में रहती थी, उस गांव के सरपंच के इलेक्शन के लिए खड़ी हो गई, जीत कर आ गई। वो सरपंच का, महिलाओं का सरपंच का इलेक्शन जो था वो जीत कर आ गई, और जीत कर आने के बाद उसने बहुत सारा काम, जो महिलाएं गांव की थी, जो पिछड़ी थी, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड थी, उनके लिए बहुत सारा काम किया, गांव के लिए बहुत सारा काम किया। तो वो हरमदा करके गांव है, वहां पे वो 2010 में एज अ सरपंच करके जीत कर आई। और जीत कर आने के बाद उसने गांव में बहुत सारे काम किए। जैसे कि गांव में हमें पता है कि गांव में जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वहां पे हमें मतलब शराब पीने का प्रमाण जो है वो भी ज्यादा दिखाई देता है। तो उसने उसके लिए शराब माफियों के खिलाफ भी संघर्ष किया, शराब की दुकानें बंद कर दी,
और तो और वो सरपंच होने के बाद गांव की जो कुछ जमीन थी, वो जमीन बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने, लोगों ने हड़प ली थी। वो जमीन उसने फिर से सरपंच होने के बाद अपने कब्जे में ले लिया और उस जमीन पे हेल्थ सेंटर, मतलब जो छोटे छोटे दवाखाने होते हैं गांव में, वो बांधना उसने शुरू कर दिया। कि देखो इसकी सोच कितनी अच्छी है। एक अनपढ़ महिला होकर भी उसने दवाखानों को ज्यादातर इम्पोर्टेंस दिया, अस्पतालों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और जो भी गांव की जमीन जो किसी ने हड़प ली थी उनके पास से लेकर उसने वहां पे जो है अस्पताल शुरू किया। तो इस तरह के कई काम नवरोती देवी ने बीइंग एज अ सरपंच अपने यहाँ किए। इतना ही नहीं, वो फिर आगे जाके उसको पता चला कि बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, वो सब ऑनलाइन पता चलते हैं, मेल पे आते हैं, मेल करना, ये उसको जब पता चला तो एक अनपढ़ महिला धीरे धीरे कंप्यूटर भी वो सीख गई। ये बहुत ही, मतलब उनकी जब कहानी मैंने पढ़ा तो आई जस्ट इंस्पायर कि कंप्यूटर भी सीख लिया। कंप्यूटर सिर्फ सीखा नहीं तो अपने साथ में गांव के जो और महिलाएं थी और बच्चे जो थे, लड़कियां थी, उनको भी उन्होंने कंप्यूटर सिखाया और बताया कि ये आजकल की कंप्यूटर ये कितना जरूरी है आना। उसने वो कंप्यूटर सिखाया। आज तो उस महिला के पास सिर्फ गांव की महिला नहीं तो आसपास के गांव की महिला और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर भी उसके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते, एक तरह के मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, उनके पास से सीखते हैं कि आप ये काम कैसे कर पाए। तो एक प्रकार का आदर्श जो है ये महिला हमें दिखाई देते। और ये महिला जब उसका सरपंच की टर्म जब एंड हो गई, जब उसका जो सरपंच का पीरियड था वो खत्म हो गया, तो एक छोटे से गांव में सरपंच के, मतलब उस गांव के अकाउंट में लगभग 13 लाख रुपए जो थे, वो 13 लाख रुपए की पूंजी, जमा पूंजी उसने बना दी। इतने तो काम तो किए, अस्पताल बनाए, उसने बहुत सारे आंदोलन किए, शराब के खिलाफ आंदोलन किए, उसने जो मजदूरी महिलाओं को कम मिलते उसके खिलाफ आंदोलन किए, गांव के पिछड़े लोगों के लिए उसने घर बनवा के दिए, रास्ते का इंतजाम किया। इतना सब करने के बाद भी जब उसका टर्म खत्म हुआ तो उसके सरपंच के खाते में, मतलब गांव के खाते में लगभग 13 लाख रुपए की जमा पूंजी थी। और हमें तो पता है आजकल सरपंच लोग या नगर सेवक या जो भी है, आमदार खासदार जो है, वो तो मतलब सेविंग गांव के नाम पे तो छोड़ो, जितना मिलता है गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से उतना वो ज्यादा अपने खुद के स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये महिला ने इतना काम कर कर भी गांव के लिए इतनी सारी जमा पूंजी जो है वो बचा के रखी। तो एक आदर्श महिला करके हम इसकी तरफ देख सकते हैं, जो आज वर्तमान समय में राजस्थान जैसे जिले में हमें काम करते वक्त दिखाई देती है। सो इस चैप्टर में हम उन्हीं महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो महिलाएं वर्तमान काल में जीवित है और जो वर्तमान काल में बहुत सारा काम करे, जिसका आदर्श और महिलाओं ने लेना जरूर है। सो ये एक नवरती देवी है जिनका आदर्श हम ले सकते ग्रामीण एरिया से। इनका शायद पिक्चर्स आपने देखा होगा, किसी को पता है कौन है ये? हाँ, तो अभी थोड़ा और जो हम बिजी रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह, उससे निकाल के थोड़ा हमें इन सब की भी जानकारी जो है वो रखना जरूरी है, ताकि आप आगे जाके इनसे प्रेरणा लेके बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो इनका नाम है ईला भट्ट। तो ईला भट्ट जो है, ईला भट्ट इज अ फाउंडर ऑफ इंडिया फर्स्ट सेवा बैंक। दैट इज अ सेवा का फुल फॉर्म यहाँ पे जो है वो दिया गया है, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन। इस बैंक की वो फाउंडर है। अभी ये ईला भट्ट कौन है? तो ईला भट्ट जो है वो, ईला भट्ट अपने गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में
इनका जन्म हुआ था। इनकी फैमिली जो है वो फैमिली वेल एजुकेटेड थी, मतलब उनके माताजी और पिताजी उस जमाने में बहुत उच्च शिक्षित थे। तो हालांकि नवरोती देवी जैसे हालत उनकी नहीं थी, बट स्टिल उसने बहुत अच्छा काम किया। इला भट्ट जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वो कुछ साल तक, कुछ महीने तक एसएनडीटी, मुंबई यूनिवर्सिटी की एसएनडीटी जो यूनिवर्सिटी है, आप सबको पता है, उस एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने का भी कुछ समय तक काम किया। और उसके बाद उन्होंने 1972 में ये सेवा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो स्थापना इन्होंने की। तो ये जो है सेवा जैसी संस्था जो है वो क्या करती है, जो महिला है या जो वर्कर घर पे काम करते हैं, मतलब जो घर का रोजगार होता है ना, घर पे समझो आप कुछ पापड़ बनाने का काम करती हो, कुछ मसाले बनाने का काम करती हो, तो इस जैसे जो काम करने वाले लोग हैं उनको उन्होंने न्याय दिलाने की कोशिश की थी। सो शी वाज हेल्पिंग एक्चुअली होम बेस्ड प्रोड्यूसर टू ऑर्गेनाइज फॉर देयर वेलफेयर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो होम बेस्ड जो भी छोटे छोटे व्यवसाय लोग करते थे उनको इन्होंने सपोर्ट किया, और वो कैसे खुद मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी कमाई कर सके, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम जो है वो दुनिया भर में नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने काम किया है। सिर्फ अपने भारत में उन्होंने काम नहीं किया, तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया एज अ फॉर द लेबर, फॉर द वीमेन एंड माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट। इस तरह के बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने काम किया, जिसको ध्यान में रखते हुए उनको 1977 का रामन मैगसेस अवार्ड जो है वो रामन मैगसेस अवार्ड भी उनको दिया गया है। लाइवलीहुड अवार्ड इनको 1984 में दिया गया फॉर हेल्पिंग होम बेस्ड प्रोड्यूसर टू ऑर्गेनाइज फॉर देयर वेलफेयर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इतना ही नहीं तो 1986 में उनको पद्म भूषण इस अवार्ड से भी नवाजा गया। ये अवार्ड भी उनको दिया गया। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जैसे सेवा ये संस्था जो है दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी जैसी स्थापना की, वैसे ही 1972 में वीमेन की फर्स्ट वीमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग जो है वो वर्ल्ड बैंकिंग का जो और उसके साथ दुनिया भर के लोग थे, जैसे ओक्लो एंड माइकेला वॉल्श, इस जैसे लोग थे, उनकी मदद से उन्होंने वीमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग की भी स्थापना 1979 में की। और वो उस बैंक की, वीमेन वर्ल्ड बैंक की 1980 से लेकर 1998 तक वो वहां की चेयर भी उन्होंने किया है, मतलब वो वहां की प्रमुख भी रह चुकी है। अब सोचो उनका जो समय है, उनका जो पीरियड है वो 1970 से पहले का पीरियड है। और 1970 के पहले महिलाओं को भले वो चाहे किसी भी अच्छे घर से क्यों ना हो, उनको इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता था। फिर भी इला भट्ट जी ने ये बहुत अच्छे काम जो है वो काम किए हैं, और उनको काम को ध्यान में रखते हुए हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी ने उनको जून 2001 में डॉक्टरेट डिग्री, ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री जो है वो ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री इला भट्ट जी को दी है। सो उनको पीस प्राइज अवार्ड के लिए भी 2010 में उनका सिलेक्शन जो है वो हुआ था, क्योंकि उन्होंने दुनिया की और खास करके भारत की जो गरीब महिलाएं हैं उन गरीब महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके सक्षमीकरण के लिए इन्होंने काम किया है। तो ये इला भट्ट जी है, इन्होंने भी महिलाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान अपना जो है वो दिया है, जो अहमदाबाद जैसे सिटी से बिलोंग करती है। तो ये एक महिला जो है जिनका हम आदर्श ले सकते हैं, जिन्होंने महिलाओं के इसके लिए काम जो है
महिलाओं के इसके लिए काम उन्होंने किया है। नाउ द नेक्स्ट फोटो आई विल सी, शायद इनको कभी देखा होगा आपने, किसी को पता है कौन है ये? नाही. ओके, अरे वाघ, व्हेरी गुड. कुणी सांगितलं प्लीज तुमचं नाव? कविता. कविता, प्रीती पाटकरांनी काय केलंय सांगशील? काय माहिती आहे तुला? नाही, पण नाव कुठे पाहिलं मग तू? मगाशी मी स्लाइड शो केलं तेव्हा दिसलं का? अच्छा, म्हणजे मगाशी मी जस्ट चुकून माझ्याकडून प्रेस झालं तेव्हा दिसलं का? ओके, ठीक आहे, हरकत नाही. आणि आवडलं मला तुझं प्रामाणिक उत्तर. सो प्रीती पाटकर. प्रीती पाटकर मॅडम ज्या आहेत, ज्या बेसिकली मुंबई मधल्या, शी इज फ्रॉम मुंबई. एंड प्रीति पाटकर मैडम ने टीस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जो अपने मुंबई में है, देवनार में, वहां से उन्होंने सोशल वर्क में मास्टर किया है. MSW जिसको हम कहते हैं डिग्री, वो मास्टर इन सोशल वर्क की उन्होंने डिग्री ली है. उस डिग्री जब उन्होंने ली तब साल वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट मेडल उनको मिला था उस डिग्री के लिए. एंड ये प्रीति पाटकर मैडम जो है, शी इज अ फाउंडर, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ प्रेरणा ऑर्गेनाइजेशन, जो 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी. प्रेरणा जैसे एक संस्था है, एनजीओ है, जिनकी वो को फाउंडर है और जिनकी वो डायरेक्टर भी थी 1986 में. अभी ये प्रेरणा काम क्या करती है तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो. ये प्रेरणा जैसी संस्था, उसके माध्यम से प्रीति पाटकर जी ने मुंबई में जो रेड अलर्ट एरिया जो होता है, हमें पता है ना, जहाँ पे महिला जो है वो महिलाएं देह बिक्री का काम करते, प्रोस्टिट्यूशन का व्यवसाय वहाँ पे चलता है. तो उस व्यवसाय में हम सबको पता है सभी महिला अपने इच्छा से नहीं आती है. तो बहुत सारे लड़कियों की, बहुत सारे छोटे बच्चों का या बहुत सारे महिलाओं का ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं, मतलब उनको भगा के लेके जाना, उनको किडनैप करके लेके जाना और उनको उस व्यवसाय में धकेल देना. उस जैसे जो व्यवसाय वो नहीं चाहती है वो करने के लिए उनको जबरदस्ती करना. तो इस जैसे व्यवसाय में जो छोटी लड़कियां या बच्चे या महिलाएं हैं, उनको छुड़ाने का काम, उनको रेस्क्यू करने का काम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम, और उस व्यवसाय जो उनके ऊपर थोपा गया है, जिनके ऊपर जबरदस्ती की गई है, उनको छुड़ाने का काम प्रीति पाटकर जी मैडम लास्ट 30 ईयर से कर रहे हैं. ये सब महिलाओं के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें ये पता लगता है कि प्रीति पाटकर मैडम जो MSW में गोल्ड मेडलिस्ट थी, मतलब तब की टॉपर थी. तो इस टॉपर महिलाओं को या प्रीति पाटकर मैडम को तब तो बहुत ही अच्छा जॉब मिल सकता था. हम जैसे लोग होते थे तो हम यही करते थे शायद कि चलो इतना अच्छा मार्क्स है, इतना अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट है, कहीं बड़े फॉर्म में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े पोजीशन पे जॉब मिलता था और बहुत अच्छा हम कमाएंगे, ऐसी सोच शायद बहुत सारे लोगों की होती थी, कर सकते थे. लेकिन प्रीति पाटकर मैडम जैसे लोग भी हमारे दुनिया में, देश में है, जो अपना ना सोचते हुए गरीबों का सोचते हैं, जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनका सोचते हैं और अपने नॉलेज का सही माने में उपयोग उनके प्रोटेक्शन के लिए और एम्पावरमेंट के लिए करते हैं. तो उसमें की एक है प्रीति पाटकर मैडम, जो महिलाओं को छुड़ाने का, ट्रैफिकिंग में से छुड़ाने का काम करते हैं. और उसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि हिरकनी पुरस्कार 2013 में उनको मिला, जो हमें पता है दूरदर्शन के माध्यम से दिया जाता है. हिरकनी पुरस्कार उनको मिला है. फिर उनको ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2014 में मिला है. नारी शक्ति पुरस्कार मिला है. सोफी इंडिया वीमेन अवार्ड 2060 का मिला है. तो ऐसे बहुत सारे पुरस्कारों से वो जो काम कर रही है, जो डिवोशन उन्होंने दिया है, उनके लिए उनको नवाजा गया है, उनको फेलिसिटेट किया गया है, उनका गौरव उस काम से किया गया है, ताकि
उन जैसी महिलाओं की प्रेरणा से समाज में से, देश में से, कम्युनिटी में से और भी महिला तैयार हो जाए और इस प्रकार का काम करने के लिए शायद उनको मोटिवेशन मिल गए। तो इस तरह से प्रीति पाटकर जी मैडम का भी हम काम देखें तो भी वो बहुत बड़ा काम है जो महिलाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और बच्चों को बचाने के लिए वो काम करते। तो ये एक महिला है जिनका फोटो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। शायद इनका नाम कुछ लोगों को पता होगा। कौन है, कोई बताएगा? रोल मॉडल्स की बातें हम कर रहे हैं और एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप रेगुलर अगर न्यूज़ पढ़ते हो, टीवी देखते हो तो बहुत सारे ये सभी महिलाएं बहुत सारे चैनल्स पे आपको इनका इंटरव्यू हुआ होगा, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। ओके, सो ये महिला जो है इनका नाम है कल्पना सरोज। कल्पना सरोज ये चेयरपर्सन है कमानी ट्यूब्स, जो हमारे कुर्ला में है। कमानी करके कंपनी है, कमानी करके, और उस कंपनी के वजह से उस एरिया को भी नाम दिया गया है। तो ये कल्पना सरोज जी है, इनका जन्म 1961 में हुआ है। महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है। तो ये जो थी कल्पना सरोज, इनके पिताजी जो थे वो पुलिस कांस्टेबल थे और ये पुलिस कांस्टेबल होने के बजाय ये जो महिला है कल्पना सरोज और उनकी फैमिली, दे आर फ्रॉम द इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी। तो उन्होंने कास्टिज्म का भी बहुत ही बुरा अनुभव उन्होंने जीवन में लिया है। उन्होंने खुद की आंखों से देखा है, खुद अनुभव उन्होंने लिया है। तो उस जमाने में तो महिलाओं को वैसे भी शिक्षा के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलता था और वो महिला ऊपर से सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी की हो तो फिर उनकी शिक्षा लेना मतलब ख्वाब जैसा है। मतलब उनको शिक्षा के लिए कोई घर से भी अलाउड नहीं करते थे, बिकॉज उनकी वो मेंटालिटी सबकी वैसे हुई थी। तो उन्होंने जैसे तैसे, उनके पिताजी हालांकि पुलिस कांस्टेबल थे तो वो चाहते थे कि मेरी लड़की पढ़े। हालांकि वो 5-6 ब्रदर एंड सिस्टर थे, तो पिताजी चाहते कि एटलीस्ट वो 10वीं तक तो अपना शिक्षण जो है, एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करे। लेकिन समाज के विरोध से, कम्युनिटी के विरोध से और घर के अन्य परिवार के सदस्य के विरोध के वजह से कल्पना सरोज जी ने सिर्फ 7वीं कक्षा तक अपना एजुकेशन पूरा किया, सिर्फ 7वीं कक्षा तक। और फिर 7वीं कक्षा के बाद उनके 12 साल के उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई, क्योंकि तब माना जाता था कि लड़की बोझ है तो जल्दी से जल्दी शादी करके अपने सिर का बोझ हम हल्का कर दें। तो उनकी शादी कर दी मुंबई में किसी लड़के के साथ, जो मुंबई में स्लम एरिया में रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। और फिर वहां पे शादी के बाद 12 साल की उम्र की कल्पना थी। शादी करके कुछ साल बाद जब वो मुंबई में आ गए तो वहां पे उनको अपने परिवार के, मतलब ससुराल की तरफ से बहुत सारी मतलब हैरेसमेंट उनकी हो गई। तो फिर उनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने पिताजी को भी बार बार बताया। फिर पिताजी उनको वहां से छुड़वा के वापस गांव ले गए, वापस अकोला लेके गए। लेकिन अभी उस जमाने में और अभी भी ऐसी हम समाज इस तरह से देखता है, कोई शादीशुदा औरत अगर ससुराल छोड़ के मैके में रहते तो बहुत सारे लोग अनाप शनाप बातें करते हैं, उनको टॉन्ट देते हैं और उनका जीना जो है वो जीना मुश्किल करता है। कुछ इस तरह की बातें कल्पना सरोज जी के साथ हुई, जो यंग थी, जो सिर्फ 7वीं तक पढ़ी थी, लेकिन वो गांव के लोगों के टॉन्ट सुनती थी, हैरेसमेंट सुनती थी, तो उनको वो रहा नहीं गया। फिर 16 के उम्र में, जब वो 16 साल की थी तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वापस मुंबई जाके कुछ काम करेंगे। फिर 16 साल की उम्र में वो वापस मुंबई आ गए। मुंबई अपने एक अंकल थे, रिश्तेदार चाचा थे, चाचा के साथ वो दादर में स्लम एरिया में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पिताजी जो उनके जैसे तैसे कांस्टेबल करके परिवार का काम चला रहे थे,
मतलब संभाल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ उनकी भी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनको तो कुछ आता नहीं था, लेकिन एक टेलरिंग फर्म में उन्होंने हेल्पर का काम करना शुरू कर दिया। तो हेल्पर के काम के लिए उनको रोज 2 रुपए मिलते थे, मतलब महीने के 60 रुपए मिलते थे। ऐसा उनका चल रहा था जॉब। और तभी कुछ महीने के बाद कुछ कारणों के वजह से उनके पिताजी की जॉब जो है वो जॉब चली गई। फिर उनको और टेंशन आ गया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पिताजी की जॉब चली गई, अभी इतने सारे सिस्टर ब्रदर है तो उनको हम कैसे पढ़ाएंगे। तो फिर उन्होंने कल्याण में किसी एरिया में छोटा सा रूम ले लिया और अकोला से सब फैमिली को, ब्रदर को, सिस्टर को, पिताजी को कल्याण बुलाए, कल्याण में रहना शुरू कर दिया। और तभी कुछ महीने के बाद उनकी एक सिस्टर बीमार पड़ गई, जिसके इलाज के लिए तब उनको 2000 रुपए चाहिए थे, लेकिन उनको नहीं मिले और दुर्भाग्यवश उनके बहन की उसमें मृत्यु हो गई। तो कल्पना सरोज जी को बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा कि 2000 मेरे पास नहीं है और मैं 2000 रुपए ना होने के बजाय मैं मेरे सिस्टर को बचा नहीं पाई। तो उन्होंने फिर ये ठान लिया कि पैसा बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उन्होंने क्या किया, उनको, वो थोड़ी सी एक्टिव थी, वो एंटरप्रेन्योर थी, मतलब उनके सोच में उद्योग करने की सोच उनकी थी। तो उन्होंने कहीं से इंफॉर्मेशन लेके गवर्नमेंट का लोन मिलता है उसको पता चला, तो उन्होंने गवर्नमेंट का लोन लिया, छोटा सा अपना टेलरिंग का खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। जो भी अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको गाइड करना शुरू कर दिया कि कैसे गवर्नमेंट का लोन मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है। अपने जैसे लोगों को इकट्ठा किया और ये उन्होंने मतलब लोग फिर उनको पहचानने लगे। फिर क्या हो गया, ये कमानी कंपनी जो थी वो कमानी कंपनी कुर्ला की घाटे में चली गई। और तब उस कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वो कंपनी पूरे वर्कर के हाथों में दे दी। तो वर्कर के हाथों में दे दी, तब उस कंपनी पे 116 करोड़ रुपए का लोन था। तो वो वर्कर आके, जो उनको पता, जब मालूम था, कुछ लोग कल्पना को पहचानते थे कि ये बहुत ही डैशिंग है, बहुत ही एक्टिव है, तो उनको आके मिले और बोले कि दीदी आप ये कंपनी ले लो, मतलब आप चलाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो कल्पना जो 7वीं पढ़ी लिखी महिला है, उनको अचरज लगा कि मैं ये कैसे करूंगी, क्योंकि ना मुझे अनुभव है, ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन वो लोगों ने, जो वर्कर थे, उन्होंने अपनी कहानी उनके सामने बयां की कि वैसे भी हम भूखे मर रहे हैं, हमारे ऊपर कर्जा है और अभी कोई ले नहीं रहा है, इसका कोई मालिक नहीं है, कोर्ट ने तो वर्कर के हाथों में दिया है, हम जैसे तैसे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मैनेज करने के लिए नहीं है, इसलिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिर कल्पना ने बहुत सारे अपने रिश्तेदार के साथ इसकी चर्चा की। सबने उसको कहा कि आप ये डिसीजन लेना मतलब खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारना, तो आप मत करो, उसको सबने रिजेक्ट किया। फिर भी उन्होंने उन वर्करों के लिए ये फैसला किया कि मैं ये लूंगी। फिर उन्होंने, वो वर्कर लोग वगैरह वो सब, उनकी मीटिंग हो गई, बोले कि हम बैंक को जाके, बैंक का लोन ज्यादा है तो बैंक को जाके रिक्वेस्ट करेंगे। तो कल्पना सरोज जी ने कहा कि नहीं, हम बैंक को नहीं मिलते, हम डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर को मिलेंगे। और देखो, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 7वीं कक्षा की गांव की महिला, हम होते तो सोच सोच के मर जाते थे, उसने डायरेक्ट कहा कि नहीं नहीं, हम डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर को मिलेंगे। फिर उसने फाइनेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट ली, उनको मिला, कहानी बताया और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कम से कम पेनल्टी जो है वो बैंक की माफ करने के लिए बोलो। वो फाइनेंस मिनिस्टर ने उनकी हालत देखी, उनका जज्बा देखा और उन्होंने पेनल्टी माफ की। तो 116 रुपए का जो करोड़ का जो लोन था वो लगभग आधा हो गया। और फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद जो कंपनी 2001 में लिक्विडेशन में चली गई थी, मतलब जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, उस कंपनी को ना उसने प्रॉफिट में लाया। फिर कोर्ट ने आदेश दिया, फिर बहुत सारे हम कहते हैं ना कि 140 केसेस भी थी कंपनी के ऊपर। तो ये 7वीं पास महिला इस सब के साथ जूझती गई, संघर्ष करती गई और इन सब
उसका जो लोन वगैरह था सिर्फ 3 साल में उन्होंने अपना लोन जो है वो लोन अपना उन्होंने हटा दिया, और फिर सब वर्कर भी खुश हो गए, कंपनी वापस प्रॉफिट में आ गए, वर्कर आके उनको दुआ देने लगे, उनको तो देवी मानने लगे, और फिर उनकी फैमिली अच्छे चलने लगे। और आज वो कंपनी करीबन 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर कंपनी का है। देखो ये बहुत ही मतलब आदर्श लेने जैसी बात है। एक महिला, गांव की महिला, 7वीं पढ़ी लिखी महिला अगर ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। जो आज ये कल्पना सरोज जी जो है, जो 2000 करोड़ का कंपनी का कमानी ट्यूब्स का जो टर्नओवर है उसकी आज वो डायरेक्टर है। फिर ये कल्पना सरोज जी को भी इनके इस काम से नवाजा गया, उनको भी पद्मश्री अवार्ड 2013 में भारत सरकार की तरफ से दिया गया। अभी आज वो शी वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक की वो डायरेक्टर भी है। एंड ऑल्सो शी दैट वॉज बैंक वॉज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इतना ही नहीं, 7वीं पास महिला आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी काम करती है। तो आप देखोगे कि शिक्षा सिर्फ बुकिश एजुकेशन, सिर्फ डिग्री कुछ काम की नहीं होती, आप में वो जज्बा होना चाहिए, संघर्ष करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो आप कहां से कहां पहुंच सकती है। तो ये काम जो है ये कल्पना सरोज जी ने किया है, जो दुनिया भर के महिलाओं के लिए आइडॉल है, एक आदर्श है। सो ये कल्पना सरोज जी है। ये एक महिला है जिनका फोटो मैंने डिस्प्ले किया है, शायद आपको पता होगा। किसी को पता है कौन है ये? ओके, नहीं पता होगा। सो इनका नाम है कविता देवी। ये एक जर्नलिस्ट है, खबर लहरिया ये एक न्यूज़पेपर चलाती है। इनकी कहानी भी बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और उतनी ही प्रेरणादायी है। कविता देवी जो है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की रहने वाली है। उनकी भी शादी जो है वो 12 साल की उम्र में शादी हो गई। ये भी कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, ये एकदम इलिटरेट महिला थी। तो शादी के बाद वो जब गांव में गई तो उनको पता चला कि गांव में प्रौढ़ शिक्षा जैसे वर्क चलते। तो जब देखती थी कि कुछ महिला अपनी बड़ी बड़ी महिला है, उम्र से नाम लिख रहे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, वो जाके देखती थी। लेकिन उनके एजुकेशन के लिए सबका विरोध था। तो वो फिर उन्होंने क्या किया कि नहीं, ये मुझे भी तो मेरा नाम लिखना आना चाहिए, मुझे भी तो मेरी सिग्नेचर आनी चाहिए, साइन आनी चाहिए। तो चुपके चुपके से जाके वो एडल्ट एजुकेशन क्लास में जाके पढ़ती थी। फिर वहां पे उन्होंने पढ़ाई की और बाद में उन्होंने 5वीं तक अपना शिक्षण ले लिया। और फिर कुछ एनजीओ के मदद से आगे भी उन्होंने पढ़ाई की, ससुराल का विरोध होते हुए और घर वालों का विरोध होते हुए भी उन्होंने संघर्ष किया। और बाद में एनजीओ के मदद से उन्होंने एमए इन जर्नलिज्म किया। देखो, एक अनपढ़ महिला बाद में जाके शादी के बाद भी एमए इन जर्नलिज्म कर सकती है। एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा से शिक्षित हुई ये महिला है। तो इनको जब उन्होंने जर्नलिज्म किया तो तभी उनके मन में तब से लग रहा था कि वो जो बुंदेलखंड जिले में रहते हैं उस जिले की तो न्यूज आती ही नहीं। मतलब जो छोटे छोटे गांव है, जो आदिवासी महिला है, जो दलित महिला है, जो मुस्लिम महिला है, जो माइनॉरिटीज की महिला है, जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड लोग हैं, उनकी तो न्यूज आती ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक अखबार शुरू करना की मतलब प्रयास किया। तो उनके जैसे कुछ 2-4 महिलाओं को इकट्ठा किया और 2002 में उन्होंने अपना खबर लहरिया, ये बुंदेलखंडी लैंग्वेज है, तो उस बुंदेलखंडी लैंग्वेज में ही उन्होंने अपना अखबार शुरू कर दिया। और वो अखबार तब वो हाथ से लिखते थे, न्यूज हाथ के लिख से जो भी महिला थी वो गांव में जाके वो अखबार बांटती थी। और वो हाथ से लिखा हुआ अखबार वो भी बुंदेलखंडी लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में है।
और खबरें भी अपने गांव की है, ये देखकर लोग तो उस अफवाह को सीने से लगाते थे, अरे ये मेरी खबर आई है, ये मेरे गांव की खबर आई है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। फिर इससे उनको और प्रेरणा मिल गई और आगे वो बहुत सारा काम उसमें करती गई, उनके साथ महिलाएं जुड़ती गई। वो भी कुछ महिला नवसाक्षर थी, कुछ इलिटरेट थी, उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया, साक्षर बनाया, पत्रकारिता कैसी करनी उसका ट्रेनिंग दिया। और अभी ये खबर लहरिया जैसा न्यूज चैनल जो है वो डिजिटल हो गया है। तो आप इमेजिन कर सकती हो, एक इलिटरेट महिला अगर सोच ले तो वो जो अपना न्यूज़पेपर जो है वो पहले हाथ से लिखती थी, अभी वो डिजिटल हो गया है, जिसका अभी हेड ऑफिस दिल्ली में है और बुंदेलखंड में भी ये चलाया जाता है, लोकल लैंग्वेज में ये अखबार चलाया जाता है। इतना ही नहीं, तो कविता देवी का इंटरव्यू खुद शाहरुख खान ने, टेड टॉक का प्रोग्राम आप देखते होंगे, जैसे कल्पना सरोज का टेडेक्स में आप इंटरव्यू देखेंगे, वैसे कविता देवी का इंटरव्यू शाहरुख खान जी ने टेड टॉक में लिया है। तो इन्होंने बहुत ही बड़ा काम जो है वो बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है। और 2015 के बाद उनका ये जो खबर लहरिया अखबार जो है वो पूरा डिजिटल हो गया है। अभी उनके अंडर जो काम महिलाएं ज्यादातर करती है, वो गांव की महिला है, देहात की महिला है, उनको ट्रेन करती है और उनको रिपोर्टर बना के अपने अपने गांव की न्यूज देती है। तो गांव वालों को भी अच्छा लगता है अपने लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। तो अभी ये कविता देवी जी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे अवार्ड से उनको गौरवान्वित किया गया, उनको फेलिसिटेट किया गया, नवाजा गया। तो ये कविता जी की कहानी अगर आप ज्यादा जाके पढ़ोगे, ज्यादा जाके इसके ऊपर आप सर्च करोगे, तो आपको बहुत ही मोटिवेशनल उनकी कहानी दिखाई देगी कि जिनकी न्यूज कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आती थी, गांव के लोगों की, पिछड़े लोगों की, मुस्लिम महिलाओं की, या जो माइनॉरिटीज है उनको आवाज देने का काम कविता जी ने सही मायने में किया है। तो कविता देवी इज अ जर्नलिस्ट हु रन खबर लहरिया जैसे एक न्यूज़पेपर चलाते। ये एक महिला है, अभी इसका तो नाम मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता ही होना चाहिए। कौन है ये? गाड़ी देखकर तो आप पहचान सकते हो कम से कम, पीछे वाली। नहीं? ओके, इसका मतलब है आप थोड़ा न्यूज वगैरह देखते हैं। सो शी इज इंडियाज फर्स्ट फायर फाइटर वीमेन। इनका नाम है हर्षिनी कान्हेकर। हर्षिनी कान्हेकर ये भारत की पहली महिला है जो फायर फाइटर वीमेन के नाम से जानी जाती है। हर्षिनी कान्हेकर अभी फिलहाल तो शी इज अ सीनियर ऑफिसर इन ओएनजीसी नवी मुंबई। ओएनजीसी नवी मुंबई में ये सीनियर ऑफिसर है, फायर ऑफिसर है। इनकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। इनकी स्टोरी को तो ऋतिक रोशन ने डिस्कवरी चैनल पर भी इनकी स्टोरी को दिखाया गया है। तो आप आगे जाके ऐसे भी चैनल देखा करो जहां से आपको मोटिवेशन मिले, ना कि सिर्फ सास बहू की सीरियल देखना। तो ये हर्षिनी कान्हेकर जी है जो नागपुर से है। और आपको पता होगा अपने देश में नागपुर में एक ही, दुनिया भर में अपने देश में फायर इंजीनियरिंग का कॉलेज है जो नागपुर में है। तो हर्षिनी कान्हेकर जो है वो हर्षिनी कान्हेकर जो है उन्होंने 2002 में उस फायर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा, जो कॉलेज 1956 में इस्टेब्लिश हुआ है। 1956 से लेकर 2002 तक उस कॉलेज में एक भी लड़की ने फायर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं किया था। कविता कान्हेकर इज द फर्स्ट वीमेन हु वाज एनरोल्ड फॉर द फायर इंजीनियरिंग कॉलेज। जब उन्होंने उसका फॉर्म भरा तो कॉलेज के प्रोफेसर से लेके सब लोग अचंभित हो गए और सब उसको कहने लगे कि इसमें लड़कियां नहीं आती, ये लड़कियों का काम नहीं है। लेकिन उसने अपने जिद के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर उसने उसकी सीईटी भी दी, फाइट किया, उसमें भी क्लियर हो गई। फिर उस कॉलेज का ये था कि फायर इंजीनियरिंग कॉलेज वो रेसिडेंशियल होता है, तो उनको वार्डन ने कहा, उनको डायरेक्टर ने कहा कि देखो आपको लड़कों के साथ रहना पड़ेगा।
तो बोले कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप, मैं रहने के लिए तैयार हूं, मैंने सीईटी क्लियर की है, जो भी एग्जाम थी वो इंटरव्यू क्लियर किया है, अभी मुझे कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। डायरेक्टर को लगा ये भाग के छोड़ जाएगी, बोलेगी मैं नहीं रहूंगी। फिर उन्होंने ये बात जब ऊपर तक पहुंची तो फिर डायरेक्टर ने उसको परमिशन दे दिया कि आप घर से अप डाउन कर सकती हो। फिर ये हर्षिनी कानेकर जी ने, उनको पता था कि मैं पहली महिला हूं जो फायर इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करती हूँ, फायर ब्रिगेड जैसे मतलब क्षेत्र में मैं काम करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे असफल हो गई तो ये पूरे महिलाओं के ऊपर धब्बा लगेगा और बाद में किसी भी लड़की को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पूरी महिला, समस्त महिला जाति के लिए उन्होंने वो कॉलेज जब पूरा किया तो वो एक दिन भी एब्सेंट नहीं रही कॉलेज में, और ना ही कभी वो कॉलेज में लेट पहुंची। इतनी इतनी डेडिकेटेड थी कि उनको पता था कि ये अभी तो चुनौती आगे है, मुझे एडमिशन मिल गया है, लेकिन अगर मैं ये सक्सेसफुली कर नहीं पाऊंगी तो कभी किसी लड़की को फायर इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा। तो उन्होंने चुनौती करके उसका स्वीकार किया, एक दिन कभी कॉलेज में एब्सेंट नहीं रही, एक दिन कभी कॉलेज में वो लेट नहीं आई। और हम अगर अपनी बात कहेंगे, सोचेंगे तो आपको हर एक को पता है कि हम कैसे क्या क्या करते हैं। तो 2002 के बाद जब उन्होंने एडमिशन लिया तो उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली अपनी डिग्री जो है वो डिग्री हासिल की। तब उनके अनुभव आप सुनेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे उनको देखने आते थे कॉलेज में, लड़के, अदर टीचर्स, ये कोई मतलब चांद पर से या कोई और प्लेनेट से कोई आदमी आया है, क्योंकि वो अकेली लड़की थी सब लड़कों के बीच में। तो उन्होंने ना हारते हुए बहुत ही स्ट्रांगली अपने जो भी ये कोर्स जो है फायर ब्रिगेड का, फायर इंजन, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत आपका एक्सर्शन होता है, बहुत थकावट होती है, बहुत फिजिकल एनर्जी इसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए होती। तो ये सब जितने भी ऑब्स्टेकल आए, इन सब को उन्होंने कवर किया, इन सबको उन्होंने पार किया, एंड नाउ शी वाज अ सीनियर फायर ऑफिसर एट ओएनजीसी इन नवी मुंबई, जो हम सब के लिए प्रेरणा है। तो इस तरह से अभी तो फायर इंजीनियरिंग में कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां एडमिशन लेनी उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन हर्षिनी कानेकर इज द फर्स्ट वन who was known as India's first firefighter women officer। तो हमें गर्व होना चाहिए हर्षिनी कानेकर जी ने, जो क्षेत्र पहले पुरुषों का माना जाता था उस क्षेत्र में उन्होंने महिलाएं भी उतनी ही ताकत से, उतनी ही सक्सेसफुली काम कर सकती, ये पूरे दुनिया को उन्होंने दिखा दिया। ओके, तो ये एक हर्षिनी कानेकर जी की कहानी है। एंड द लास्ट वन, अभी इनका नाम पता नहीं है ऐसा तो मत बोलो, कौन है ये? अरे किसी को भी पता नहीं? कभी देखा नहीं इनका फोटो? आए दिन तो न्यूज चैनल में बहुत ही सुर्खियों में रहती हैं, हेडिंग में रहती हैं। ओके, तो इनका नाम है राहीबाई पोपरे। यस, राहीबाई पोपरे, शी इज नोन एज अ सीड मदर, जिसको हम मराठी में या हिंदी में बीज माता कहेंगे। राहीबाई पोपरे सीड मदर के नाम से जानी जाती है, बीज माता के नाम से जानी जाती है। राहीबाई पोपरे जिनका जन्म भी नगर डिस्ट्रिक्ट में अकोल तालुका है, उस तालुका में एक गांव है, वहां पे उनका जन्म हुआ। वो भी कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज नॉट एजुकेटेड, और बहुत ही गरीब फैमिली से, इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत गरीब थी। उनकी भी शादी जो है उम्र के 12 साल पूरे होते होते उनकी शादी करा दी गई, 12 साल की जब वो थी। और वो फिर ऐसे गांव में आज भी वो रहती है, जिस गांव में आज भी ढंग से पानी नहीं है, खेती के लिए उनको बारिश के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है।
वो एक सूखा एरिया माना जाता है, लाइट भी नहीं है। वो आज भी कहते हैं कि लाइट के लिए आज भी उनको मतलब वो जो मेन लाइट जाती है वहां से उनको, अरे अपना माइक म्यूट रखो। ओके, सो उनको जो है लाइट के लिए भी डिपेंड रहना पड़ता है। उनके घर में आज भी लीगली तरीके से लाइट पहुंची नहीं है। ऐसे माहौल में रहते हुए भी राही भाई पोपरे ने सीड के काम में, सीड मतलब जो वेजिटेबल या राइस वगैरह ये सब जो हम खाते हैं, हमारे अनाज वगैरह, उनके जो सीड होते हैं, उनके जो बीज होते हैं, उस बीज माता उनको कहा जाता है। ये कैसे हुआ, राही भाई बताते हैं कि जब उनका पोता जो था वो एक दिन बीमार पड़ गया, तो उनको लगा कि ये मेरा पोता बीमार कैसे पड़ गया। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर सोचा। फिर उनको पता चला कि हम मार्केट से जो भी वेजिटेबल लाते हैं, जो भी सब्जियां या जो भी हम चीजें लाते हैं, वो हाइब्रिड है। और लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड चीजों को ही फिर खेत में उगाते हैं ताकि अच्छी फसल जल्दी मिल सके। अच्छी नहीं बोल सकते, लेकिन जल्दी फसल ज्यादा मात्रा में मिल सके, इसलिए हाइब्रिड चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते। तो फिर राही भाई ने डिसीजन लिया कि आज से हम ना हाइब्रिड खाएंगे ना हाइब्रिड लगाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी सीड थे, नेचुरल सीड थे, जिसको हम कहेंगे कि जो रेयर थे, बहुत खत्म होने जैसी प्रजातियां होती है, वैसे सीड, वैसे बहुत सारे वेजिटेबल बीज जो है वो खत्म होने के तौर पर थे। मतलब तो उस सीड, वो सीड उनके पास कुछ जमा थे। तो उन्होंने डिसीजन लिया, घर में सबको बताया कि आज से हम जो नेचुरल है सीड वही लगाएंगे और उसको नेचुरल ही ग्रो करेंगे। मतलब उसको जो फर्टिलाइजर, हम कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे। हम जो भी है हम अपने जो जानवर होते हैं, गाय बैल, उनका जो वेस्टेज होता है वही हम, या वर्म से, मतलब गांडूल जिसको हम कहते हैं, उसका ही फर्टिलाइजर डाल के हम क्या करेंगे, अपने वेजिटेबल या अपने क्रॉप, अपने अनाज जो है वो उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो उन्होंने वो किया। फिर उन्होंने उससे उनके सेहत में, परिवार के सेहत में सुधार होने लगा। फिर उन्होंने गांव में लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों को ये बात समझ में आने लगी, लोग जुड़ते गए। और ऐसे करते करते उनके पास लगभग 150 जाति के सीड्स, मतलब विभिन्न वेजिटेबल्स और विभिन्न हम कह सकते हैं अनाज के सीड्स उनके पास जमा हो गए। तो बायफ जैसे एक एनजीओ है, बायफ आपने नाम सुना होगा। बायफ का फुल फॉर्म है भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन। तो ये बायफ के लोग उनके पास आने लगे और उनकी मदद से उन्होंने सीड बैंक जो है, वो सीड बैंक उन्होंने तैयार की, जिसमें लगभग आज 200 से ज्यादा सीड्स, जो हम कह सकते हैं रेयर है, जो खत्म होने के कगार पर थे, ऐसे सीड्स, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल भी है, बहुत सारे अनाज के भी है, जो उन्होंने जतन करके रखे हैं। और वो क्या करते, वही उसका कल्टीवेशन करते हैं, रोप लगाते हैं और वो बेचते नहीं है। फिर उसी का सीड बैंक तैयार करके जिनको जिनको चाहिए दुनिया भर में, देश में, अलग अलग स्टेट में उनको भेजते हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने काम किया। और आजकल तो जो राही भाई पोपरे, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, जिनकी शादी 12 साल की उम्र में हुई है, जो बहुत ही गरीब फैमिली से है, वो आजकल 2000-3000 लोगों के सामने अपना स्पीच देती है, अपना भाषण देती है और लोगों में जन जागृति फैलाने की कोशिश करती है कि आप हाइब्रिड कल्टीवेशन ना करो, हाइब्रिड वेजिटेबल मत खाओ, आप कैसे नेचुरल वेजिटेबल से आपको कितना फायदा होगा, इस पर वो लोगों में जागृति फैलाने की कोशिश करती है। तो हम देखेंगे कि राही भाई पोपरे जैसी जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत ही गांव की रहने वाली महिला है, लेकिन अगर वो ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो आज राही भाई पोपरे इज अ वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी। शायद ही दुनिया भर में ऐसा मतलब कम से कम अपने देश में ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको
पहचानता नहीं होगा। तो इस तरह का उन्होंने काम किया है। जो कभी एक वर्ड किसी के सामने नहीं बोल पाती थी, आज बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज से स्टूडेंट जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं, बहुत जो लोग रिसर्च करते हैं एग्रीकल्चर पे वो जाते हैं, और उनके पास से जो उन्होंने जतन किया हुआ जो सेव किया हुआ पुरखों का नॉलेज है जो चलते आ रहा है, वो लोगों को देते हैं, और उससे वो एक हेल्दी जनरेशन डेवलप करने का बहुत ही अच्छा काम राहीबाई पोपरे जी जो है वो करती है। तो ये कुछ महिलाएं जो है ये हमारे लिए आदर्श महिलाएं हैं जो आज के जमाने में जीवित है, जो काम कर रहे हैं, दोज आर कंटेम्प्ररी वीमेन रोल मॉडल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इन सब 7 महिलाओं की मैंने आपके सामने पेश की। तो आपको क्या करना है, इनके जैसे और बहुत महिलाएं, मतलब ये 7 महिलाएं नहीं है, आप देखोगे तो फिर बहुत सारी महिलाएं आज भी अर्बन और रूरल एरिया में काम करती है जो आदर्श है और बहुत सारे महिलाओं के लिए। मैंने यहाँ पे नाम दिया है, टेसी थॉमस है, अरुंधति भट्टाचार्य है, या फिर प्रिया जिंगम है, सुरेखा यादव है, या फिर आप रूरल में देखोगे तो दालमा पटगिरी है, चावी राजावत है, कल्पना सरोज हो गया, चेतना सिन्हा है, पूजा बंसोड़ है, केराबाई है जो मानदेसी सातारा की फर्स्ट रेडियो जॉकी, ग्रामीण महिला है लेकिन रेडियो जॉकी है। तो इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, इनकी जैसी बहुत सारी महिलाएं जिनका आदर्श हम ले सकते हैं। तो आप एग्जाम के हिसाब से, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप कोई भी 2 महिला, एक महिला ग्रामीण और एक महिला शहरी जो मैंने डिस्कस किया, चाहे वो लो या कोई और, बट लेकिन वो रोल मॉडल होनी चाहिए, उसका बहुत अच्छा काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पड़ोस में कोई महिला छोटा मोटा काम कर रहे और आपने उसका लिख डाला, ऐसा नहीं चाहिए। फेमस होनी चाहिए, जिसका काम सबने नवाजा गया है, सबने अप्रिशिएट किया हुआ काम हो। ये कुछ मैंने उदाहरण यहाँ पे लिख के दिए हैं। तो एक ग्रामीण और एक शहरी महिलाओं को आपने लेना है और उनके बारे में जानकारी आपको इकट्ठा करनी है। उनका नाम, कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए, क्या अचीव किया, उनको अगर कुछ रिकॉग्निशन मिला है, अवार्ड या वगैरह कुछ भी, तो वो आप सबको उनका एक प्रकार का उनका बायोडेटा उनका आपको किसी भी 2 महिलाओं का, एक ग्रामीण में से और एक शहरी में से आपको रेडी रखना है, ताकि एग्जाम के लिए अगर आपको ऐसा कोई नहीं पूछेगा राहीबाई पोपरे के बारे में लिखो, आपको मतलब क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चंस ओपन एंडेड होता, कोई भी एक महिला ग्रामीण या शहरी, आपको उसके बारे में इस तरह से इंफॉर्मेशन लिख के रखो। और ये मैंने 7 महिलाएं बताई, उनके में से कोई भी 2 लोग हैं तो भी चलेगा, या ये भी हो सकता है ये 7 महिलाओं के ऊपर जो मैंने अभी कहा, इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू मतलब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ महिलाएं जो है भारत की, जो सही मायने में वर्तमान कालीन है, अभी जीवित है और भारत के महिलाओं के लिए और पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल जैसे काम करते हैं। तो उनके बारे में हमने जानकारी ली और यहाँ पे हमारा ये यूनिट जो है वो कवर होता है। सो थैंक यू वेरी मच।